इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। मौलाना फजल रहमान बकौल उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो छीना गया। जिसने उनका मैंडेट, जिस जमात ने बकौल उनके चोरी किया, वो तो पीटीआई है जिसके साथ वो रोजाना बैठे हैं। ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान आपस में इकट्ठे बैठ गए। सारी दुनिया के दहशतगर्द सारी जगह को छोड़ छाड़ के अडियाला जेल पहुंचते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब ये साजिश है के खिलाफ उसको डराने के भी और उसको कत्ल करने की साजिश भी है। को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारे मुल्क के इस वक्त मुख्तदर तमाम जो हुकूमतें बैठी हुई हैं उन सब पे होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गवर्नमेंट मुकम्मल हो चुकी है और इन मुकम्मल गवर्नमेंट्स के साथ क्या ये सिस्टम चल जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी दूसरे से पूछ रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 लेके फिर रही है और हर फोरम पे वो जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ आपके सामने है, फिर अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ होगा वो भी आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है या जा रही है। अब ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने है, सवाल ये है कि क्या अगले 5 साल भी यही फॉर्म 45 चलते रहेंगे या फिर कुछ स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक इस किस्म की पोलराइजेशन नहीं रुकेगी उस वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कैसे, ये भी एक दूसरा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर अली आस्ताना साहब, शौकत प्राजा साहब और हफीजुल्लाह न्याई साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं है। न्याई साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, ये गवर्नमेंट वफाक की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, ये चला लेंगे अपने आप को कि जो सूरत हाल है वो आपके सामने? पाकिस्तान के अंदर ये तो कभी अहम नहीं रहा कि गवर्नमेंट चलती है या नहीं चलती, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर तरह की, अगर उसको हटाया नहीं गया तो शौकत अजीज का एक मॉडल था, जुनेजो का एक मॉडल था, इमरान खान का एक मॉडल था, गिलानी साहब का एक मॉडल था, सारे चलते ही रहे हैं ना। और जब उनको हटाया गया जोर ज़बरदस्ती से या जिस तरीके से भी, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा इशू है। असल तो ऐसा पाकिस्तान का मसला इस वक्त ये है कि पहली दफ़ा एक हैरान कुन हद तक हुकूमत एक चीज़ हो गई है और पॉलिटिकल जो सियासी इस्तेकाम है वो एक अलग चीज़ हो गई है। यानी कि हुकूमत 5 साल पूरे भी कर जाए तो क्या वो पाकिस्तान को वो जो सियासी अदम इस्तेकाम है जिससे हम एक दिहाई से महरूम हो चुके हैं, बल्कि अब मेरा ख्याल यूँ कहना चाहिए कि 7 दहाइयों से बार बार महरूम होते रहे हैं, तो आया वो अदम इस्तेकाम जो है वो उसको जो है किसी तरीके से जान छुड़ाई जा सकेगी और कोई इस्तेकाम आ सकेगा? तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का पाकिस्तान जो है इस्तेकाम की तरफ जो है की तरफ आ रहा है, बल्कि हालात जूझ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही आपकी वैसे बात ठीक है, लेकिन अगला सवाल फिर यही है कि अगर ये इस्तेकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करेगा? राना साहब आपकी तरफ आना। गवर्नमेंट तो बन गई, ये मेरा ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो वजीर खजाना है, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने चेंज कर दिया। सागडार साहब से ये कलमदान ऑलमोस्ट पहली मरतबा छीना गया और औरंगजेब साहब इनकी जगह आ रहे हैं। तो अब इससे क्या गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी, माशी तौर पर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? और असल में हमारे ध्यान में है कि शुरू से नवाज शरीफ के साथ इसहाक डार ही वजीर खजाना है। हालांकि ये सरमायाकारी बोर्ड के थे, सरताज अजीज के बाद इनको बनाया गया था पहली बात। सरताज अजीज से पहले, ठीक है। फिर अगली बात यह है कि इसहाक डार का उनको जो जहाज में चढ़ना और उतरना और तकब्बुर का इजहार, मैं समझता हूं कि तकब्बुर की, और सब मुसलमानों का ईमान है कि वो तो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को नहीं है। ये जो कहते थे ना, मैं जहाज पे चढ़ा, डॉलर गिरने लग गया, मैं उतरा और गिर गया, वहां आ गई ये फंस। फिर ये एक इनके सामने वो बच्चा ही था मिफ्ता इस्माइल जिसके साथ जिद लगा बैठे। अब अगर नहीं, वो हर उस शख्स के साथ जिद लगा लेते जो वजारत खजाना नहीं, वो अगर हम उस ऑडियो को, जो मुबैना ऑडियो चल रही है, चाहे वो जनरल बाजवा के दौर की है या कुछ है, तो एक बात नजर आ रही है कि शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता ने इनको तंग किया। ठीक। और वो वजह वो थी कि हिसाब किताब में वो शायद खाकान दूसरी तरफ मिल गया, आजकल वो दूसरी बात कर रहे होते हैं। ठीक। तो आजकल उनको सब सीधा सीधा नजर आ रहा है। उस वक्त वो सब चीजें मान रहे थे उनकी, चाहे वो जनरल बाजवा थे, चाहे वो साकिब निसार थे। उस वक्त वो आज जो बातें कर रहे हैं उसके उलट करते थे। अब डार साहब पे आ जाएं। डार साहब का मसला ये हो गया कि जाहिर है कि पाकिस्तान को आगे चलना है, ICFC बन चुकी है,
जनरल आसिम मुनीर हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो उसके रूए रवां हैं, और लोगों ने देखा जब उन्होंने अपनी फौज को, सबसे पहले मैं कहता हूं कि जब रोका, उन्होंने कहा कि हम यूनिफॉर्म में लोगों को कोर्ट मार्शल करेंगे, जब उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे स्मगलिंग रोकी, जिसकी बुनियाद पे असल में डॉलर की ब्रेक लगी है, कोई और वजह नहीं हुई, वरना तो IMF भी रोकती, क्योंकि अफगानिस्तान जा रहा था। तो अब इशू ये बना है कि आपको क्या मॉडल चलाना है। आपको IMF के साथ जिद और बहस में नहीं जाना, वहां हम बुजुर्गों के हवाले करके, बुजुर्ग तो शहबाज शरीफ भी हैं, लेकिन अगर आप अकड़ दिखाएंगे ना तो दुनिया नहीं मानती आपकी अकड़, क्योंकि पल्ले तो कुछ है नहीं, तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब मोहम्मद औरंगजेब जो चौधरी फारूक मरहूम के साहबजादे हैं और जस्टिस रमदे के भतीजे और दामाद भी हैं, ठीक है, लेकिन जहनी तौर पे एक भाभी मेरा ख्याल है शायद सेनेट की मेंबर भी हैं, अकली तौर पे आयशा रजा फारूक, वो इनके जो औरंगजेब साहब के वो छोटे या बड़े भाई वो फौत हो गए थे इस्लामाबाद के एक होटल में, बड़े अच्छे नामवर वकील थे वो, रजा फारूक साहब, वो अपने वालिद साहब के उस पेशे में थे और ये इधर बैंकिंग में चले गए थे। ये ज़हनी तौर पे गोरे हैं, अकली तौर पे गोरे हैं, पाकिस्तानी जिसामत और वो है सब कुछ रंगत, लेकिन काम उसी स्टाइल में करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें जो हम बार बार करते थे कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, तो शायद उधर जा रहे हैं कि आप मशवरा इनका लेंगे, लेकिन चूंकि उनकी सिंगल नेशनलिटी है उसका SAPM के तौर पे रखेंगे और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या शहबाज शरीफ साहब खुद रखेंगे, ये बात देखने वाली है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल अब इनके पास होगा और वो फॉरेन अफेयर्स की तरफ ही जा रहे हैं डार साहब। अच्छा देखिए डार साहब का इशू ये है कि वो अगर वजारत खजाना के अंदर हर शख्स से लड़ पड़ते थे तो वजारत खारजा जो बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, अगर वो दूसरे मुल्कों के साथ लड़ पड़ेंगे या अपने एम्बेसडर को वहां से बुलवाना शुरू कर देंगे वापस या डंडा करवाएंगे जिस तरह वजारत खारजा को, तो फिर ये सिस्टम वहां पर क्लैप्स कर जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो वजीर खारजा होंगे, नंबर 1 एक वो ठंडे हो चुके होंगे, ये कबूल करना वो जो है ना कि जी मैं ही सब कुछ हूं। आपको जो उस वक्त साकिब निसार साहब ने फैसला दिया था ना कि कैबिनेट ही हुकूमत है, ठीक है, उनमें बुनियादी वजह यह थी कि सारे फैसले डार साहब फाइलों पे नवाज शरीफ साहब से अप्रूव करा लाते थे, कि वो जो इख्तियार था कि जी कैबिनेट के बगैर कर ले। तो ये जो एक थी ना तेजी, वो अब एक ब्रेक आएगी, फिर उनको समझ आ गई है कि अगर मैं नहीं आ रहा वजीर खजाना तो क्यों नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है जो वैसे मरियम औरंगजेब साहबा के साथ भी हुआ है कि वो इतलात और नशियात का कलमदान उन्हें पंजाब में भी नहीं मिला, नहीं, उनको भी साइड पे बिल्कुल नहीं, उनकी चॉइस थी। वो पहले भी कहती थी कि अगर मैं यहाँ मरकज में भी रही तो मैं एनवायरनमेंट की तरफ जाऊंगी, उनकी डिग्री भी है, और बाई चॉइस उन्होंने एक तो छोड़ा इंटीरियर को जो मरियम नवाज ने अपने पास रख लिया है, राना सनाउल्लाह के फैसले के साथ कि वो सूबे में जाएंगे ज़मीनी इलेक्शन के बाद या मरकज में, तो ये बिल्कुल बाई चॉइस गई है और मरियम नवाज उन्हें अपने साथ रखना चाह रही थी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। अजमा बुखारी को उनके मेरिट पे मिला है, और ये प्लानिंग डिवीजन ऐसा काम नहीं है कि सूबे को चलाना है ना, वो प्लानिंग चलाता है कि आपने जितने इनिशिएटिव लेने हैं बजट तो आप ही के पास होता है ना। प्राइस ये फरमाइएगा, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट आपके सामने है, वहां पे कैबिनेट ने हल्फ उठा लिया है कल, और वहां पे बल्कि कैबिनेट के हल्फ उठाने के साथ ही ये खबर गर्दिश करना शुरू हो गई कि ये वहां पे पैसों का लेन देन हुआ है, उसके बाद वफाक की सूरत अब आपके सामने, तो ये कैसे चलेगा सिस्टम? बहुत शुक्रिया। सिस्टम न्याय साहब ने तो कहा है कि हर वक्त सिस्टम अपने तरीके से चलता है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर कोई तो अब स्टेक होल्डर है, यानी PTI है स्टेक होल्डर है, उनकी सूबे में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है स्टेक होल्डर है, उनकी सूबे में हुकूमत है, 2 सूबों में, PMLN स्टेक होल्डर है, उनकी मरकज में एक सूबे में और दूसरी आधे सूबे में, जिस दूसरे सूबे की वो बात कर रहे हैं, मैं वही ना, कोalition गवर्नमेंट, तो हर कोई तो स्टेक होल्डर है। क्या PTI फॉर एग्जांपल ये चाहेगी कि अली अमीन खान गंडापुर चाहेंगे कि उनकी हुकूमत चली जाए? क्या पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनकी हुकूमत चली जाए? और वैसे भी एक बात करूं, जब बहुत बड़क मारने वाली हुकूमत होती है वो जरा जल्दी स्लिप हो जाती है, ठीक है। मियाँ शहबाज शरीफ का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना के रखते हैं, रास्ता बना लेते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं। इससे बढ़कर देखे ना, बल्कि वो देखे इस कदर मोहतात हैं कि वो कारगिल का जिक्र भी नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि अपना रास्ता बना के रखते हैं ना वो। इस सदी के शुरू से लेकर अब तक एक हम पिछली सदी से ज़रा ट्रेंड से हटे हैं, और वो ये है कि पहले असेंबली नहीं मुद्दत पूरी करती थी, कोई भी असेंबली, ठीक, अब असेंबलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं। इट मीन्स कि वो जो सिस्टम जिसको कहा जाता है कि जी सिस्टम तो चल रहा है, उसमें अफराद आ जा रहे हैं, वो कभी
2002 से 7 वाली असेंबली में 3 आ जाते हैं, अगली में 2 आ जाते हैं, फिर अगली में 2 आ जाते हैं, फिर अगली में 2 आ जाते हैं। वजीर आज़म मुद्दत नहीं पूरी कर रहा, वजीर आज़म असेंबलियां मुद्दत वजीर आज़म तो तारीख में किसी ने भी मुद्दत पूरी नहीं की ना, कोई भी एक वजीर आज़म पाकिस्तान का, या 73 के बाद चले एक आइन था 5 साल भुट्टो साहब कर रहे थे और उन्होंने खुद असेंबली तोड़ दी, नहीं तोड़ दी थी ना पहले 6 महीने पहले ना, मुद्दत 4.5 साल उन्होंने किया था। हाँ, मुद्दत पूरी नहीं की कि हम कहें कि 5 साल। इसलिए यहाँ एप्रीहेंशंस हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप ना बिल्कुल थिन लाइन पे चल रहे हैं, हमारे पास 90s में 80s में या इवन मियां नवाज शरीफ को जब हटाया गया खासे पैसे भी थे, हम थोड़े से बेहतर फॉर्म में थे, लोगों से बात कर सकते थे, हाँ, मुल्कों के साथ अभी कर सकते थे। अब तो ना को मिलने के लिए तैयार है ना को आने के लिए नहीं। अभी तो वजीर आज़म को बाहर जाकर कहना पड़ता है कि आप सोचते होंगे मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारी जरूरत है। जब हालत ये हो जाए ना तो फिर सबको फिर सोचना पड़ता है, और इस वक्त तो सब इसी फिक्र में है, मैं रिपीट कर देता हूँ, इस वक्त सब इसी फिक्र में है कि किस तरह से मुल्क को आगे ले जाया जाए। उसमें फिर अगर हम वही पुरानी गेम्स करेंगे, पुराने तरीक़ाकार से चलेंगे तो फिर अजीब सा लगेगा, मैं और क्या कह सकता हूँ। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है। ऐसा आपके पास सवाल छोड़ो कि इमरान खान साहब को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। सवाल यह है कि जब तक ये गवर्नमेंट या बाकी सियासी जमातें इमरान खान साहब को राजी नहीं करते और इमरान खान साहब इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त तक ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। तो क्या ऐसा इम्कान मौजूद है कि ये इमरान खान साहब को राजी कर लें या इमरान खान साहब खुद राजी होकर इनके साथ बैठ जाएं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसा ये फरमाइए, कोई इम्कान है कि इमरान खान साहब अपनी जिद की चोटी से नीचे आएंगे और इन लोगों के साथ बैठ जाएंगे और ये लोग किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को राम कर लेंगे कि वो इनके साथ बैठ के इस सिस्टम को चला सकें ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो जाए? तो सब एक तो इमरान खान कन्विंस्ड हैं कि ये लोग मैटर नहीं करते और सही या गलत इस बहस में पड़े बगैर। दूसरा आप ये देखें कि देखो कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, हम उससे सरफ नज़र करें, हम उससे आंखें चुराएं, कुछ कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 2 साल में या पौने 2 साल के अंदर जो हमारी सियासत है वो इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है और इसने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि इनमें से कौन सा फरीक जीतेगा और कौन सा हारेगा, उस वक्त तक आप खातिर जमा रखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरी चीज जो है वो लाइन में नहीं लगेगी या वो काउंट में नहीं होगी या उसके बारे में कोई न तजिया होगा, न सोची समझी जाएगी, न समझी जाएगी। ये सारी चीजें मैं जब हमेशा कहता था जी कि इररेलेवेंट है, तो कई दफा मुस्लिम नून के हमारे दोस्त जो थे वो मुझसे उलझ पड़ते थे, नाराज हो जाते थे, वो समझ नहीं पाते थे। मैं कभी ये नहीं कहता था कि वो अनपॉपुलर हो गए या सियासत खत्म हो गए, मैंने कहा इररेलेवेंट हो गए हैं। सियासत के साथ के अंदर रेलेवेंस जो होती है वो ये होती है कि जो 2 फरीक होते हैं, मतलब बेनजीर और नवाज शरीफ साहब की जब पॉलिटिक्स चल रही थी तो इमरान खान साहब जो थे वो वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे, कौशल खाना अस्पताल भी बना चुके थे, लेकिन क्या अपनी जमात जब्त करवा रहे थे क्योंकि इररेलेवेंट थे। इसी तरह बड़ी बड़ी जमात इस्लामी जैसी बड़ी जमातें जो है वो इलेक्शन में इररेलेवेंट है। तो क्राइसिस ये है कि जो कल आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ लिया है जिसके अंदर ऐसा झगड़ा तो इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट का है और इलामिया के अंदर आपके अंदर कोई चीज उन्होंने छोड़ी है, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि जी हमारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ बल्कि हमारा झगड़ा परनाला वहीं का वहीं है। 9 मई के जो परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको किसी तौर नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा। बुनियादी तौर पे इमरान खान के लिए मैसेज था और उन लोगों के लिए था जो बार बार कह रहे थे इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ख्याल है कि आप बाहर नहीं आ रहे
और वो अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। जब वो जिद पे अड़े रहेंगे तो उनके पास तो शेर अफजल मरवज जैसे लोग हैं जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं, खवातीन के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, और पार्टी उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाना चाहती है। तो ऐसे लोग हैं यहां पे, और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो हल्फ उठाने से पहले, जो उनके मिनिस्टर हल्फ उठाने से पहले इमरान खान साहब की तस्वीर को सलाम पेश करते हैं, वहां पे उनके नारे लगाते हैं, फिर हल्फ उठाते हैं। तो जब ऐसे लोग होंगे और इमरान खान साहब अपनी जिद तरक नहीं करेंगे तो फिर ये सिस्टम कैसे चल सकेगा? नहीं साहब, नहीं साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। यही सवाल शौकत प्राइस साहब आपके साथ है कि जब इतने ज्यादा एक्सट्रीम जिद होगी यहां पे भी वहां पे, शेर अफजल मरवज साहब देखें सिगरेट पी रहे थे एक कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर, तो फिर ये कैसे चल सकेगा? एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में ट्रेंड्स हैं। मसलन एक प्रोसेस है कि हम हर सैटरडे को हड़ताल करेंगे, अब संडे को हड़ताल करनी है, ठीक है, 2 दिन के बाद उन्होंने। दूसरा ट्रेंड ये है कि हम पार्लियामेंट में बैठ के हर फ्लोर पे, यानी प्रोविंशियल असम्बलीज में भी, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी, हम बैठ के अपना जो आईनी और कानूनी, आई कोर्ट, ठीक, मैं बैरिस्टर गौहर खान को कोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम हर फोरम में बैठ के अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करेंगे। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन गए। अब राना साहब बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ किस किस पार्टी में कब कब रहे हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं, वो अपनी पार्टियों के दरमियान बैठे हुए इस वक्त। मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो ट्रेंड्स जो हैं वो सिर्फ यानी एक मोनोलिथिक ट्रेंड पे नहीं हम जा रहे कि खान ने कन्फ्रंटेशन करनी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि खान को जब तक रिहाई नहीं मिलती, केसेस खत्म नहीं होते, रिहाई तक वजीर आजम नहीं बनता। मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। मैंने कहा बात को तेज कर लें। अच्छा नहीं, जरा बात तेजी से बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, तो वो तेजी में आके फिर कहीं इधर उधर हो जाती है। तो जब तक वो उनके ज़हन के मुताबिक, क्योंकि एक बात कर दूं कि अप्रैल 2022 के जो 10 अप्रैल से पहले वाले दिन थे ना, डेस्परेशन नजर आ रही थी, पता था हुकूमत जा रही है, और उसमें यानी खुद बाद में खुद ही बताते थे, हर किस्म की कोशिश कर ली, हर किस्म की कोशिश के शौकत तरीन को भेजा था, फलां को भेजा था कि जाकर कहें कि साहब को भेजा, असद उमर को 6 मरतबा भेजा। हाँ हाँ, ऐसे ही ना सबको साहब को कहा कि एग्जैक्टली नेशनलिटी, ऐसे ही फिर वो उधर कहीं और भी मीटिंग्स हुई, 2 मीटिंग्स हुई उसमें। इसलिए अगर आप उनकी बात करें तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता वो तो उनको तो वो सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं आएगा। सर उससे अगला एक मुतालबा है कि एस्टैब्लिशमेंट भी मेरी सपोर्ट करे उसके बाद, तो उसी तरह देखिए बात बड़ी सीधी है, यानी रहा किया जाए, अब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी। मैं इस सवाल का जवाब जरूर देना चाह रहा हूँ। आपने जब उनको प्रमोट किया है, वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आपने यही किया है ना, आपने बाकायदा बंदे इकट्ठे करके दिए, पीपल्स पार्टी को तोड़ा पंजाब में, अक्टूबर में जलसा कराया 2011 में, फिर आपने मसलसल प्रॉप अप किया, आपने जेन में डाल दिया कि आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आप सब कुछ हैं, आप सेवियर हैं, आप सब कुछ हैं, आप मतलब दुनिया के सामने भी डट सकते हैं, आप गुलाम वाला वो जो फिक्रा है वो भी कह सकते हैं, उधर से पैसे मांग रहे हैं, उधर $200 बिलियन भी ला सकते हैं, वट एवर यू नो, आपने इतना जेन में डाल दिया, इसको कहते हैं इनहिबिशन। आपने इतनी इनहिबिशन कर दी, इनहिबिशन से ऑब्सेशन बन गई। अब उनको यकीन आया हुआ है, इसको कहते हैं सेल्फ रोमांटिसिज्म, कि खुद पता नहीं खुद नुमाई या क्या उसको ट्रांसलेशन हम उर्दू में कर सकते हैं। इसलिए वो छोड़ दें बात, एक प्रोसेस जो है ना वो अपनी डायरेक्शन खुद बनाता है। ये असेंबली जो मैं बात कर रहा हूं कि सब के स्टेक्स हैं, जो 92 लोग बैठे हैं उनको पता है कि हम अगर बिल्कुल ही हम वही लड़ाई वाला पोस्चर रखेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा,
हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन वो तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा वैसे पैसा, उनका स्टांस जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। राणा साहब देखें ना, अब मतलब गौर खान साहब कितने माकूल आदमी हैं और उनका बैकग्राउंड देखें आप, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो मुझे नहीं लगता शेर अफसर साहब की तकरीर में उनकी तकरीर में कोई खास फर्क होता है। उमर अयूब साहब की तकरीर उन्होंने कहा जी फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और बाकायदा कन्विक्शन के साथ वो बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, उनसे कहा कि जाओ वोट डाल के, वोट डाल के आगे सर। तो ऐसा लगता है सारे के सारे कान की जो नमक की कान है उसके अंदर नमक बन रहा है। जिन फरिश्तों को हम जानते हैं ना, उनके ये पोते हैं, और वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहें और फिर कहें कि कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, तो चूंकि ये भी 4 पार्टियां बदल चुके, ये उस मरहूम गौर अयूब के बेटे हैं जो हरीपुर को नवाज शरीफ जिला नाम रखना चाह रहे थे। मोहब्बतों में वो बहुत आगे चले जाते हैं, नफरतों में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन पायदारी किसी चीज में भी नहीं है। और खान साहब का तो असूल है कि जो उन्होंने कल कहा है ना लोगों को कि जाके हाथ नहीं मिलाना असेंबली में, गले नहीं मिलना, मतलब रवादारी तो पहले भी नजदीक नहीं थी, अब मजीद सख्ती कर दी है कि भाई अब आपने नहीं मिलना, अब इस पर खबर बनेगी, लोग हाथ भी मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे तब बनेगा। मतलब हम माशरे को लेके कहां जा रहे हैं? जो खान साहब की ख्वाहिश है वो उन्होंने कल कहा ना, उसमें अदालत वहाँ पे जब लोग मिलने गए हैं तो साफियों से उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो 8 फरवरी से अब तक देख रहा हूँ, मुझसे किसी ने नहीं रब्ता किया। अब ये जो वीलॉग कर करके कहानियां बेचते रहे हैं, बड़े बड़े साफी बने हुए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे बताएं जिस शख्स के लिए वो मरे जा रहे हैं कि पता नहीं वहां क्या हो गया, वो कह रहा है मुझसे कोई राब्ता ही नहीं कर रहा, तो हम झूठ सच, ये चौधरी साहब हमारे सब का भी काम है ना कि ये साफत सोशल मीडिया के ऊपर तो आप सच उन्होंने तकरीरों में कहा था कि मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं, मुझसे तो कोई बात नहीं। अब भी उन्होंने यही और साथ उन्होंने कहा कोर कमांडर्स की मैं बात को मानता हूं कि वो सीसीटीवी निकलवा लें, डिनायल आ गया, बाद उन्होंने कहा जी ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने। नहीं देखा ना, मैं तो ये अपने रिपोर्टर इमरान असगर की बात कर रहा हूं क्योंकि उनसे बात हुई है, पार्टी के नुमाइंदों से बात नहीं हुई। ये साफियों के साथ रिपोर्टर ये कंफर्म ऊपर खड़े होके इस तरह करके वो बात करते हैं कि जनाब मैं कह रहा हूं। आज जो कल मसला हुआ ना वो ये था कि खान साहब बेगम साहिबा के साथ बैठे रहे, वरना वो वकीलों और जज के पास पहुंच जाते थे 190 मिलियन पाउंड केस में। सुना उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल बड़े डाउन थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मतलब कोई मसाइल हेल्थ के ना हो, लेकिन वो जिस तरीके से तेजी से पहले आते थे 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी, उसमें बड़ा फर्क आया। शायद वो जो फिजुल्ला नियाजी साहब बात कर रहे हैं ना कि कोर कमांडर्स ने मुखातिब किया उन्हें, तो समझ आ रही है उनको कि भाई ये मेरा ही केस है। अब अगर वो लड़के लेना चाहते हैं मेरा ख्याल है नहीं मिलेगा। उन्होंने जिन लोगों को मैदान में उतारा है, अब वो कब तक खड़े रहेंगे इस तरीके से, ये बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो केपी की हुकूमत हो या असेंबली के अंदर। असेंबली के मामले को मैं इतना इसलिए नहीं कहता कि ये उनकी जगह है कि वो पार्लियामेंटेरियन है, वो जो मर्जी करें, ये उनका राइट है, वहीं पे कैथारसिस हो सकता है, उसके ऊपर रोकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। ये पार्लियामेंट है, अब वो जा रहे हैं मैदान में, वो मरियम नवाज कहती हैं कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी, वो इस सेंस में हो जाएंगी कि आप लोगों के रास्ते बंद ना करें, क्योंकि लोगों के रास्ते तहरीक लब्बैक के जरिए बंद करा के दिखाए गए थे। जलसे जुलूस हों, जो मर्जी करें, इसकी तो इजाजत है और होनी भी चाहिए। लेकिन नून लीग भी देखें ना, जीटी रोड पे तो जलसे नून लीग भी करती रही है ना सर। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, जब आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 9 मई की वजह से, मरियम नवाज ने भी वाज़ेह मैसेज दिया है, जो काम 9 मई को ये कर चुके हैं ना, अब सब सियासी आजादियों में ना सबसे पहले वो आता है कि ये करेंगे क्या, ठीक हो, कहां तक जाएंगे। ठीक हो, ब्रेक लेनी है साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर कि 9 मई जो सानिया है उसके ऊपर तो जाहिर है अफवाज पाकिस्तान का अपना एक स्टांस है, फर्म स्टांस है, तो अब इमरान खान साहब के लिए स्पेस कितनी है, क्योंकि पार्टी थोड़ा सा पीछे हट रही है। वो ये कह रही जो जिम्मेदार हैं आप उनको बेशक सजा दें, लेकिन जो बेगुनाह उनको छोड़ दें। तो अब ये थोड़ा सा स्टांस जो है वो पार्टी अपनी बदल रही है, तो क्या इसको इमरान खान साहब का स्टांस समझा जाए, और जो 9 मई के जो लोग हैं अगर उनको सजाएं हो जाती हैं तो उनका क्या कसूर है, क्या वो वाकई वर्गला लिए गए थे या फिर पार्टी ने उनको मिस यूज किया या वो अपने तौर पे करते रहे। ये एक सवाल है आपके पास, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसा ये जो 9 मई का नैरेटिव है वो इमरान खान साहब का, मुझे यूं लगता है कि वो इससे पीछे हट रहे हैं। कल जब रिपोर्टर से उन्होंने बात की अडयाला जेल में, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोर कमांडर्स की मीटिंग का जो एलामिया है उससे इत्तफाक करता हूं। पार्टी बहरहाल उससे पीछे हट गई, उन्होंने कहा नहीं जी ये मिस कोट किया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो अब वो चाहते हैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने जुर्म किया है सीसीटीवी फुटेज लेके उनके एविडेंस सामने रखे जाए और उनको सजा दे दी जाए और बेगुनाहों को छोड़ दिया जाए। तो ये अब अगर सजाएं हो जाती हैं और पार्टी पीछे हट जाती है तो फिर पार्टी कहां स्टैंड करेगी, और क्या इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनका राब्ता इस्तवार हो सकता है, वो राब्ता हो सकता है? तो साहब इमरान खान साहब जो हैं
उनकी अभी आपने तो उनकी 12-13 साल की सियासत आपके नोटिस में आई है 2011 के बाद, लेकिन वो हमेशा से ही पिछले 28 साल में सियासत में जब आए हैं तो वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के हमेशा एक उनका एक वतीरा रहा है। वो सख्त लफ्ज कह देते हैं, फिर नरम कह देते हैं, फिर मैंने मीर जाफर मीर कासिम इनको कहा नहीं कहा। पहली बात तो यह है कि 9 मई के वाकयात की इमरान खान साहब 13 मई को उसकी ओनरशिप ले चुके हैं। उनकी 2 बातें हैं वो काफ़ी हैं ये बात समझाने के लिए कि जब उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तार मुझे आप करें और इसे जहाज हम वज़ीर आज़म हाउस के बैठ करें, और दूसरा ने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे तो ये दोबारा ऐसे ही होगा, उसके बाद कोई कसर नहीं रहेगा। अच्छा अब फिर ऐसा होगा, ठीक है जी। अब मसला ये है जी कि जो पार्टी है तो ऐसा मैं हैरान हूं कि जितने जय्यद 3 मेरे दानिश्वर दोस्त बैठे हैं और मैं तो खुद आप सारों से रहनुमाई लेता हूं, मुझे बताएं कि जब से इन्होंने ये सख्त बयानियां शुरू की है, एक तहरीक इंसाफ का पुरानी तहरीक इंसाफ बंदा पहले तो उसमें चले जाए ना, ये नई तहरीक इंसाफ को मैं बाद में निपटता हूं, एक बंदा बता दें जिसने इमरान खान साहब के बयानिए में हल्के फुल्के अंदाज में बिला वास्ता बिल वास्ता किसी तरीके से अपना हिस्सा डाला हो। सारों ने उससे हमेशा अपने आप को अलहदा रखा है, शामुल कुरैशी हो, असद उमर हो, अब मैं नाम ले मैं 20 के ले सकता हूं, 2-2.5 दर्जन जो चोटी के लीडर्स हैं उनको ले सकता हूं कि एक बंदा नहीं, मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्यादत की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो ये क्यादत आई है, ये क्यादत तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, ये तो उनकी आसूदगी है। जो क्यादत इतने आराम से बैठ के सोमवार मंगल की रात को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोलिशन बनाई, सुबह सवेरे खबर आई कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं और दोनों का आपस में लाग हो गया। 3 घंटे बाद तहरीक इंसाफ का बयान आ गया कि क्या नाम है उसको, उमर गौहर अयूब जो है वो हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है, असलम इकबाल पंजाब असेंबली वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं और अली अमीन गंडापुर जो है हमारे वज़ीर आला के हैं। तो मेरे नजदीक जो कुछ है ये स्क्रिप्टेड है। बाकी 1990-92 में तहरीक पीपल्स पार्टी जो है गुलाम इसहाक खान के खिलाफ इसे भयानक कर चुकी है। 93-97 के अंदर मुस्लिम लीग इससे ज्यादा लगारी के सदर लगारी के साहब के खिलाफ कर चुके, उनको तकरीरें नहीं करने दी गई। तो ये होता रहेगा कि वो क्या चक्की की मशक्कत भी और रस्म खुशुफन भी ये दोनों जारी रहेंगे, लेकिन कंप्लायंट हैं, कंप्लायंट हैं। क्योंकि आप खुद विक्टिम है 9 मई के, आपके साहबजादे इस वक्त इमरान खान साहब अकेले हैं। तो एक सवाल ये है कि क्या लोगों को रियलाइजेशन है कि हमने गलती की थी और इमरान खान साहब के बहकावे में आ गए थे और हमें ये नहीं करना चाहिए था? क्या वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं या वो आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं? हसन न्याजी साहब के रेफरेंस से बात कर रहा हूं मैं। देखें जी, मैं आपको ये बताऊं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज जो है जिससे हम तरस गए हैं, इस पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के लिए पाकिस्तानी कौम तरस गई है। इंसाफ का पैमाना ये नहीं है कि हसन न्याजी ने क्या किया या इमरान खान ने क्या किया या मैंने क्या किया, इसको परखने वाला मेरे मुखालिफ क्या कहते हैं, इंसाफ ये है। अब तो मैं इस बारे में 2 राय नहीं है। इमरान खान साहब ने आज जो कहा कि 9 मई के अंदर जो लोग उसके सारे में इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूं सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ तो करें। कानून और आईन पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आपकी रियासत कानून आईन को से तजावज करती है तो मुझे बताए, फिर मुझसे कैसे कहेंगे कि मैं लाल बत्ती की बात करूं क्योंकि आपके सर पे डंडा है। इस मुल्क में यकीन जानो कि रियासत ये समझती है एस्टैब्लिशमेंट के आईन और कानून उनको इंसाफ नहीं दे सकता। ये मिसिंग पर्सन हो या कोई और चीजें हो या झूठे मुकदमे हो, ये जब भी बनाते हैं तो इस ख्याल से बनाते हैं कि ये जो आईन और कानून जो मेरे अब हम समझते हैं पाकिस्तान की सालमियत की जमानत है, उनके नजदीक ये उनको इंसाफ नहीं दे सकता। ये मैं अपने कॉलों में लिख चुका हूं और सालों से लिख चुका हूं कि यार इसका क्या हल निकाला जाए जहां पे आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कन्विंस हो जाए कि आपका आईन और कानून उनको इंसाफ नहीं दे सकता। फिर आप ये देखेंगे कि मावराए आईन मावराए कानून जो है वो जाते हैं। उसको छोड़े एस्टैब्लिशमेंट को, यहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह रहे थे, वैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को देख लें, काजी फायज साहब को देख लें, वो ये सिस्टम तो उनको इंसाफ नहीं दे सका था।
नहीं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट थी ना, पीछे से क्या, पीछे जो हमेशा एक फ्रीक होता है वो एस्टैब्लिशमेंट है। और अब क्या किया जाए, अब उनको आज तक ये भी नहीं पता कि जी कहां पे जाके उनको हदूद अपनी, मैं ये नहीं कहता खत्म करनी है, कहां तयन करना है। देखिए जब तक ये फैसला वो खुद नहीं करते अपने बारे में, क्योंकि अब सिस्टम तो इतना कमजोर हो गया है कि आप ये भूलें कि इमरान खान और नवाज शरीफ साहब या जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सके तो शहबाज शरीफ साहब से तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्राइसिस ये है कि इसका हल कुछ तो निकलेगा। रियासत या तो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को संभालनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा तरीकाकार होगा जो कि अक्लों को अपील करे। और मैं कहता हूं कि हसन न्याजी का केस है तो आपका कानून इंसाफ के मुताबिक चलाएं, अगर उसके मुताबिक उसने कोई खिलाफ वर्जी की है, ये बात मैं तो 13 मई को इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया था कि आप खुदा के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कि आप जिन्ना हाउस चले जाएं, उनके सारे वेल विशर को, सारे मौजूद हैं जिनको मैंने पैगाम भिजवाया था, सुबह सवेरे 7-8 बजे, जब रात 12 बजे घर पहुंचे थे, मैंने कहा चले जाए जिन्ना हाउस, ना सिर्फ ये कि वहां जाके वाकये की मजम्मत करें, बल्कि कहें कि तहरीक इंसाफ का जो बंदा भी मुलव्वस है, मैं आपकी मदद करता हूं, मैं आपको पकड़ के दे दूंगा कि वो कानून के हवाले करें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का ये अनहोना वाकया हुआ था, ये पूरी रियासत को अंडरमाइन कर गया था 9 मई का वाकया। तो इसमें लेकिन अब क्राइसिस ये ऐसे मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन बहरहाल इशू बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आप सब दोनों के पास सवाल छोड़ के फॉर्म 45 लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर रही है और उनकी मौजूदगी में मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन ने 26 दिन बाद फॉर्म 45 अपलोड किए, उसके अंदर ऐसी हम आते हैं कि बंदा हैरान ही रह जाता है कि चलें आपके पास 26 दिन थे, आप इसको ठीक ही कर लेते। चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा न्याजी साहब ने जो बात की ना, मेरा मसला ये है कि 9 मई की जो गुफ्तगू हो रही है, ये कोर कमांडर्स कब तक प्रेस रिलीजें इशू करेंगे? मैं उनसे जवाब चाहूंगा कि जब आप कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स की 2 कॉन्फ्रेंस हैं, कोर कमांडर्स की हर दफा और इस दफा खुल के, तो भाई ये मैंने फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें कि जी आप नया बेंच बनाए ना जल्दी। दूसरे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं आपके, वो जाके फैसले कराएं ताकि इस लोग अजाब से बाहर निकलें। गवर्नमेंट ने करना है या अगलिया ने करना? अदालतें कर रही हैं ना गवर्नमेंट की प्रेस लीजिए जी। तीन है साहब, मैं सॉरी राना साहब, मैं सॉरी, मेरे ख्याल आपके बाद ऐड करूंगा, चौधरी साहब ने इजाजत दी है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं कि इस वक्त आर्मी तहवील के अंदर जो भी 109 बंदे हैं, वो तहवील में ऐसे हैं कि हवालात में हैं। जेल जो है वो एक आज़ाद माहौल होता है, हवालात आप जानते हैं कि एक कमरे के अंदर बंद होते हैं जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपने हवालात से देखिए। अब मुझे बताएं कि अगर इनमें से कुछ लोग हैं जो कि एक साल से, 10-10 महीने से अंदर पड़े, साल तो नहीं, 9-10 महीने से अंदर पड़े हैं, और वो पता चलता है कि वो बेगुनाह हैं, तो एक बंद कमरे में हवालात के अंदर रहना बड़ा मुश्किल है। तो वही बिल्कुल राना साहब सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्यों नहीं एस्टेब्लिशमेंट जाती सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए, जिन्होंने कहा जी अब ट्रायल तो करें, सईद खोसा खलील जिब्रान को याद करते हैं, वो जब सजाए मौत के फैसले कर रहे थे कि मैंने इसको बरी किया, तो वो मर चुका हुआ था जेल में। हमारा अलमिया यही है, हम ना सियासतदान बैठते हैं, ना फौज बैठती है, ना अदलिया बैठती है कि यार इस मुल्क को चलाने के लिए कैसे काम करना है। ये जो इतना बड़ा फॉर्म 45 की बात की तरफ मैं अब आता हूं कि भाई आप आईनी तरमीम, मैं कह रहा हूं केपी वालों को चाहिए शर्त लगाएं, हम आपको वोट देंगे IMF पे, आप सबसे पहले आईनी तरमीम करें, हम आपको वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी इनके साथ, तो फिर हो सकेगा। मैं यही कह रहा हूं कि आपको मसला तो हल करना है ना, ये फॉर्म 45 हो या 47, जवाब क्या आ रहा है कि जी आपने घड़े हैं, अब साबित कौन करेगा अदालत में? मैं और आप तो नहीं कर सकते ना जी कि ये एक इधर लगा है या 2 उधर लग गए, नहीं, दोनों तरफ से दावे आ रहे हैं कि ये झूठे हैं। तो फैसला किसने करना है? जैसे खान साहब कहते थे जाओ अदालतों में, 2018 वाले में। आज जो पिलडेट की कल रिपोर्ट आई, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक पैरा है कि इलेक्शन वाले दिन वोट, काउंटिंग और नताइज दोनों एक नंबर लेते हैं, 40-40। 2018 में भी वो बराबर है, तो 2013 में भी उनका मतलब 13 में नंबर 57 थे, आज 40 है। फर्क ये है कि जी अगर सारे डसे हुए हैं ना, कौन सी पार्टी है जो कहती है हम नहीं डसे हुए? तो आईनी तरमीम करके मामलात को ठीक करें, उनके ऊपर गारंटियां करें, और फौज आपको कब मुखालिफत करेगी? नहीं करेगी। जब आप बैठ जाएंगे तो वो भी तो यही कह रहे हैं, अगर उधर जाएंगे, आज नुकसान हो रहा है, कल बेनिफिशियरी, वो कहते हैं कि यही सियासतदानों का है
कि भाई अब मौलाना फजलुर रहमान के पास आप पहुंच गए, महमूद चकजई साहब के पास आप पहुंच गए, तो रास्ता कौन सा रह गया? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मतलब तो पीपल्स पार्टी के पास पीपल्स पार्टी ने कहा है ना कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, इमरान खान ने ऑफर की थी। मतलब जब अदम एतमाद की तारीख आई थी तो उनको भी बड़े बुजुर्ग बनाने के लिए तैयार थे आसिफ जरदारी को। वो पूरी पीडीएम को रिक्वेस्ट करा दी उन्होंने जनरल बाजवा से कि जनाब आप अदम एतमाद की तारीख वापस लें, मैं आपको असेंबली तोड़ देता हूं। तो पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान मफादात से तो बालातर नहीं है, तो हमारे जैसे पाकिस्तानियों के लिए ये सियासतदान क्यों नहीं बैठते जिनका जिक्र करते हुए इनकी मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए मुल्क का भी फायदा है, इनका भी फायदा है, उसके अलावा कोई नहीं। प्राइस साहब ये फरमाइए सर, ये फॉर्म 45 जो है ये तो बहुत बड़ा मेरा पंडोरा बॉक्स है। जब ये ट्रिब्यूनल्स में पहुंचेंगे और रखा जाएगा कि जनाब यहाँ देखें यहाँ पे इंक रिमूवर इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे 98 के आगे 2 लिख के 298 बना दिया गया, और जो असल वोट है वो कम है वहां पे जो टोटल, और जो इनको वोट दे दिए गए वो ज्यादा, तो कहां स्टैंड करेगी स्टेट? सॉरी साहब, आप बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की, एक निज़ाम की, जहां पांव के अंगूठे लगे हुए थे, अंगूठों के निशान थे, और स्टे पे 5 साल वो डिप्टी स्पीकर 5 साल वो डिप्टी स्पीकर बैठे रहे। मुझे ये बताएं, जब पांव के अंगूठों के निशान सामने आ गए थे तो क्या हुआ था? क्या फौरन सूरी साहब कहा करते थे अंगूठा तो था ना जी। तो फिर डिग्री भी तो डिग्री होती है, ठीक है। तो फॉर्म 45 भी फिर 45 फॉर्म है, ट्रिब्यूनल है, उसके बाद कोर्ट्स हैं, और भी इतना लेंथी 5 साल है, इतना लेंथी प्रोसेस होता है। जो रिजल्ट बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अगर स्टे आ गया तो फिर 5 साल कैसे? तो आज तक स्टे जो आ गया हो गए, वो ट्रिब्यूनल्स भी दो बनाए गए, दो ट्रिब्यूनल आ गया ना अभी, और 50 मुकदमे। इमरान खान साहब की काउंटिंग नहीं रोकी, जो रिकाउंटिंग रोक दी थी। जो रिजल्ट आ गया ना वो यही रिजल्ट है चर साहब, यही रिजल्ट है जो आ चुका है। हाँ। बाकी जो नुक्ते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, एग्जैक्टली, मरियम नवाज साहब, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं, सरफराज बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। 2 दिन तो रह गए ना, यानी आज जुमेरात, कल जुम्मा, हफ्ते वाले दिन वो इलेक्ट हो जाएंगे, और संडे को उन्होंने ओथ रखवाया अपना। हाँ। तो लिहाजा आपका जो सिस्टम है इन प्लेस हो जाएगा फ्रॉम संडे। अब ये 45 फॉर्म का झगड़ा इतना रेलेवेंट नहीं होगा जितना आने वाले हालात होंगे। आने वाले हालात क्या होंगे? अभी आप बहस कर रहे थे वजीर खजाना कौन होगा, अभी आप बहस कर रहे थे कि फलां वजीर क्यों नहीं आ रहा। अभी तो मसला ये है कि आपने आगे चलना कैसे, आपके पास पैसे कैसे, कहां से आ रहे हैं? आप पैसे नहीं होंगे, मुल्क कैसे चलेगा? जून तक आपने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, बेशक वो रोल ओवर की फॉर्म में हो। क्या कोई एग्री करेगा? अगर ये सारे सीन जो पहले हफ्ते वाले दिन होते रहे, अभी इतवार वाले दिन सीन होंगे, या मजीद कुछ होगा? 9 मई वाली जो बातें हैं, एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूं, राना साहब भी कह गए कि फैसला करें, स्टे कहां पे पड़ा हुआ है? कोर कमांडरों ने तो स्टे नहीं रखा हुआ, अदालतों में फैसला अदलिया ने। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुझे जब तक अदालतें फैसला नहीं करेंगे पाकिस्तान इस तरह चलता है। बहरहाल एक खासा बात सिंपल है कि जब तक आप सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे पाकिस्तान नहीं चल सकता। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।